नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 नवंबर है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब आप लोग हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल मिल जाएगी और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उस पर। तो कल वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न था कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस देश में है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की तरफ इसका लोकेशन हमें दिखाई देता है। तो चलते हैं आज के अपने अगले और पहले प्रश्न पर, जो हमारे यहाँ इस वीडियो का पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि गांधी के बारे में मेरी समझ नामक शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, विद्या देवी भंडारी, महेंद्र राजपक्षे, शेख हसीना। तो इसका आंसर होगा विद्या देवी भंडारी। अभी महात्मा गांधी पर यह किताब लिखी गई, गांधी के बारे में मेरी समझ। इस शीर्षक की ये जो पुस्तक है, जो चित्रमयी एंथोलॉजी है, ये नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा ये जारी की गई। इस पुस्तक को भारतीय दूतावास के बीपी कोइराला इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी में महात्मा गांधी पर ये इस किताब को जारी किया। और ये महात्मा गांधी की 151 जयंती मनाने के लिए और महात्मा गांधी की 150 साल के लंबे उत्सवों को 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आम लोगों तक मानव शास्त्र और महात्मा गांधी के विचारों को पहुंचाने के लिए इसका आयोजन किया गया। एंथोलॉजी विभिन्न प्रकार के विभिन्न लेखकों द्वारा समान रूप से समान समय में या समान विषय पर किसी तरीके का एक लेखन का एक बड़ा संग्रह होता है, उसे एंथोलॉजी कहते हैं। तो नेपाल की अगर लोकेशन देखें तो नेपाल दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है, प्रमुख देशों में से एक है और ये भारत और चीन के मध्य एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। एक मध्य ये स्थित है, भारत और चीन के मध्य स्थित है और इसके साथ भारत के राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा लगती है। और नेपाल की जो राजधानी है वह क्या है, काठमांडू है। प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली यानी KP ओली हैं और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। अगर मानचित्र पर इसकी लोकेशन देखें तो मानचित्र पर आपको इसकी लोकेशन कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। तो लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। तो 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल का मॉडल लॉन्च किया गया। ऑप्शंस हैं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का मॉडल नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। DRDO का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। तो 27 मार्च 2019 को भी एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मिशन शक्ति नामक एक ऑपरेशन कोड के साथ एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था और ये भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिसको लॉन्च किया गया था 2019 में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। और इस मिसाइल के साथ भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है जो बाहरी अंतरिक्ष में एक उपग्रह को नष्ट करने की क्षमता रखता है। और ये मिशन शक्ति का पहला एंटी सैटेलाइट मिशन टेस्ट जो था वो 27 मार्च 2019 को किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। भारत ने इस मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया और अंतरिक्ष के निचले वायुमंडल में पृथ्वी से एक सैटेलाइट को नष्ट कर दिया। तो देखें तो ये कुछ इस तरीके का दृश्य था कि इंडिया ने जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल को लॉन्च किया कि अब भारत भी सक्षम है कि कुछ सैटेलाइट्स को वो अपनी मिसाइलों के द्वारा नष्ट कर सकता है। चौथा देश बना विश्व का अब भारत। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस IPL टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम
दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में IPL 2020 का फाइनल जीता? ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, किंग्स 11 पंजाब, दिल्ली कैपिटल। तो इसका आंसर होगा मुंबई इंडियंस। तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुबई में दिल्ली कैपिटल से मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 का फाइनल मैच जो है वो 5 विकेट से जीता है। और इसमें हम आगे देखें तो मुंबई इंडियंस 2019 का फाइनल भी जीता था, मुंबई इंडियंस ने ही 2019 का फाइनल भी जीता था। और इस प्रकार मुंबई इंडियंस ने जो है 5वीं बार IPL जीता है। और IPL में कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो कन्नूर लोकेश राहुल यानी KL राहुल जो किंग्स 11 पंजाब के कप्तान हैं, वो IPL में सबसे अधिक रन बनाने वाले यानी 670 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने और इसके लिए उन्हें ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही यदि हम देखें तो शिखर धवन IPL में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। और दिल्ली कैपिटल के कैसिगो रबाडा, दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलने वाले कैसिगो रबाडा ने IPL 2020 में सबसे अधिक विकेट लिए जो कि 30 विकेट लिए और इसके लिए उन्हें पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। किस कैप से? पर्पल कैप से। तो जो गेंदबाजी है उसके लिए पर्पल कैप दिया गया है और अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए ऑरेंज कैप दिया गया है। इसी के साथ ही मुंबई इंडियंस के ईशान किशन IPL 2020 में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बने। और राजस्थान रॉयल्स के जेफ्रा आर्चर IPL 2020 में सबसे मूल्यवान खिलाड़ियों में शामिल हुए। और IPL 2020 IPL का 13वां संस्करण है और इसकी स्थापना 2007 में BCCI द्वारा की गई थी IPL की। और इसका प्रायोजन किया गया वो ड्रीम 11 के द्वारा किया गया। ड्रीम 11 से पहले इस प्रायोजन का दायित्व वीवो जो कि एक चीनी कंपनी है उसको दिया गया था, लेकिन चीन के साथ हुए विवाद के बाद इसका बायकॉट किया गया और ड्रीम 11 को इसके प्रायोजन की जिम्मेदारी दी गई। तो इस बार का प्रायोजन IPL का किसने किया था? ड्रीम 11 ने किया था। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रहा नागोर्नो करबाख क्षेत्र किन 2 देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, अर्मेनिया और अजरबैजान, म्यांमार और थाईलैंड, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इसका आंसर होगा अर्मेनिया और अजरबैजान। अर्मेनिया और अजरबैजान ने एक अभी हाल ही में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और रूस ने इन दोनों देशों के मध्य शांति व्यवस्था को स्थापित कराने और बातचीत करवाने में अहम भूमिका निभाई है। नागोर्नो करबाख क्षेत्र जो है वो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया की सीमा पर दक्षिण काकेकस पर्वत श्रेणियों के क्षेत्र वाला हिस्सा है। अर्मेनिया की राजधानी अगर हम देखें तो अर्मेनिया की राजधानी क्या है? येरेवन है और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं निकोलसन पिसिनियम। और इसी प्रकार अजरबैजान की राजधानी बाकू है और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इल्हाम अलीयेव। तो अगर लोकेशन आप देखेंगे तो जो विवादित क्षेत्र है, ये आप जो रेड वाला क्षेत्र देख रहे हैं विवादित क्षेत्र है पूरा, जो अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में स्थित है। और ये येलो वाले जो पार्ट हैं ये सभी अजरबैजान के हिस्से हैं और जो विवादित क्षेत्र है वो ये है नागोर्नो करबाख। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुशल ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस हैं हमारे पास विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, ब्रिक्स बैंक, यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर होगा एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB इसमें सहयोग राशि प्रदान करेगी भारत को। भारत के कुशल ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के लिए एशिया डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। और ये एक बैंक के रूप में इसने पूर्ण रूप से कार्य करना जो शुरू किया वो 1 जनवरी 1967 में काम करना शुरू किया। और इस बैंक का जो उद्देश्य है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना रहा है। इसकी अध्यक्षता हमेशा जो की जाती है वो जापान के द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। और इसके जो सदस्य देशों की संख्या है अभी वर्तमान में, इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 68 है। 68 सदस्य देश हैं ADB में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में।
तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वह देश जिसे हाल ही में आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया है। ऑप्शंस हैं बहरीन, सूडान, लीबिया, यमन। तो इसका आंसर होगा सूडान। सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश है और सूडान को अफ्रीका आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया है। अभी संयुक्त राष्ट्र ने उसे हटा दिया है इस सूची से। इस सूची में वो देश शामिल होते हैं या उन देशों को रखा जाता है, वो देश शामिल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बार बार समर्थन प्रदान करते हैं, यानी कि आतंकवादियों की मदद करने के लिए इन देशों को आतंकवाद के राज्य के प्रायोजकों की सूची में डाल दिया जाता है। और सूडान की अगर स्थिति देखें तो सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है और यह उत्तर में मिस्र, उत्तर पश्चिम में लीबिया, पश्चिम में चाड, दक्षिण पश्चिम में मध्य अफ्रीका गणराज्य, दक्षिण सूडान और दक्षिण पूर्व में इथोपिया तथा पूर्व में इरिट्रिया के साथ सीमा साझा करता है। इसके साथ ही ये लाल सागर के साथ जलीय सीमा भी बनाता है और इसकी राजधानी खर्तूम है और इसकी मुद्रा सूडानी पौंड है। अगर मानचित्र पर इसकी स्थिति को हम देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है और यहाँ पर जो लोकेशन है सूडान की वह ये स्पष्ट हो रही है हमें। और इसके उत्तर में इजिप्ट है और पश्चिम में चाड, यहाँ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है जो इसके साथ सीमा साझा करता है, साउथ सूडान है, इथोपिया है और इरिट्रिया यहाँ पर है। और ये जो क्षेत्र है ये लाल सागर से इसके साथ सीमा साझा होती है, जो जलीय सीमा इसकी बनाती है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में देश के दूसरे केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन है हमारे पास हिसार हरियाणा, विजयनगरम आंध्र प्रदेश, मोगा पंजाब, देहरादून उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा विजयनगरम आंध्र प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इससे पहले देश में जो प्रथम केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई है। और आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित भारत का एक राज्य है और ये उत्तर में ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम में कर्नाटक और दक्षिण में तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करता है। इसके साथ ही ये बंगाल की खाड़ी के साथ एक जलीय और तटीय सीमा भी बनाता है। यहाँ मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम लोकेशन देखें तो भारत में आंध्र प्रदेश कुछ बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा बनाते हुए आंध्र प्रदेश यहाँ है। इसके साथ जिन राज्यों की सीमाएं लगती हैं उनमें तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और तमिलनाडु राज्य आते हैं। और ये जो जलीय क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा होती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां प्रस्तावित की गई हैं। एक विशाखापट्टनम में जो इसकी कार्यपालिका राजधानी होगी, एक अमरावती में जो इसकी विधानसभा राजधानी होगी, एक कुर्नूल में जहाँ पर ये इसकी न्यायिक राजधानी होगी, जहाँ पर इसका हाईकोर्ट होगा। तो विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल ये इसकी 3 राजधानियाँ होंगी। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एटा नामक एक तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है। एटा नामक एक तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है। ऑप्शंस हैं हमारे पास होंडुरस, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, पनामा। तो इसका आंसर होगा ग्वाटेमाला। एटा नामक जो तूफान अभी कैरेबियन सागर में देखा गया और ये मध्य अमेरिका के देश ग्वाटेमाला को प्रभावित इसने किया है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अलेजेंद्रो गियामातेई। अलेजेंद्रो गियामातेई यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है और मुद्रा है क्वेतजल यहाँ की मुद्रा है। अगर इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो ये सेंट्रल अमेरिका का मानचित्र है, मध्य अमेरिका का, इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और इधर की तरफ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये मैक्सिको है, ये ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला की सीमा मैक्सिको के साथ लगती है और बेलीज़ के साथ लगती है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है और इसके अलावा ग्वाटेमाला की सीमाएं होंडुरस के साथ लगती है और
अल सल्वाडोर के साथ भी इसकी सीमा लगती है। ग्वाटेमाला की जो सीमा है वो कैरेबियन सागर को भी छूती है और इधर पश्चिमी पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के साथ भी सीमा साझा इसकी होती है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सारनाथ लाइट एंड साउंड, सारनाथ लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किया है? तो सारनाथ लाइट एंड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया और इस विकास परियोजना में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, गायों के संरक्षण के लिए बुनियादी सुविधाएं, वाराणसी शहर में स्मार्ट लाइटिंग के काम जो हैं शामिल हैं। और इसके साथ साथ अगर हम सारनाथ की बात करें तो सारनाथ बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और इस स्थल पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कौंडिल्य, भदीय, तात्य, महानाम, अश्वजीत नामक 5 ब्राह्मणों को दिया था। सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में धमेक स्तूप का निर्माण महाराज अशोक, सम्राट अशोक ने करवाया था। और उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत में एक उत्तर में स्थित एक राज्य है, गंगा के मैदानों में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यदि इसकी सीमाएं देखें तो इसकी सीमाएं कुछ राज्यों के साथ जो साझा होती है मानचित्र पर यदि हम देखें तो यह कुछ इस प्रकार है। तो ये उत्तर प्रदेश है और इसकी जो सीमाएं हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ इसकी सीमा साझा होती है और इसके साथ साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला जो सोनभद्र है वह 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार आते हैं। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष जन प्रसारण दिवस का आयोजन किया जाता है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर। तो इसका आंसर होगा प्रतिवर्ष 12 नवंबर को जन प्रसारण दिवस का आयोजन किया जाता है और इस दिन ये दिन जो मनाया जाता है वो इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इस दिन यानी कि 12 नवंबर 1947 में पहली बार महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने विस्थापित हुए लोगों को यहाँ से संबोधित किया था। तो इस दिवस को वर्ष 2000 से जन प्रसारण दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद अगर देखें तो ऑल इंडिया रेडियो का अस्तित्व जो है वो 8 जून 1936 में आया और ऑल इंडिया रेडियो का जो आदर्श वाक्य है वह है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऑल इंडिया रेडियो के 414 स्टेशन हैं और ये 23 भाषाओं और 189 बोलियों में कार्यक्रम का प्रसारण करता है और ये भारत का राष्ट्रीय रेडियो प्रसारक है। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो भारत का राष्ट्रीय रेडियो प्रसारक है। प्रसार भारती जो है वो 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया और ये एक वैधानिक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत की गई। बिल 1990 में पारित हो गया था लेकिन ये लागू हुआ 1997 में। प्रसार भारती भारत का लोक सेवा प्रसारक है। प्रसार भारती के द्वारा हम टेलीविज़न देखते हैं जो डीडी के नाम से, दूरदर्शन के नाम से जाना जाता है और ऑल इंडिया रेडियो है जो कि 23 भाषाओं में कार्य करता है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं आज के वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब निम्न में से किसने जीता? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, ईगा स्विएटेक, मारिया शारापोवा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक
कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम पर ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।